नमस्कार। आज हम एक ऐसे काल्पनिक युद्ध के सिनेरियो पर बात करने वाले हैं जो मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब एक बात साफ कर दें, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये रणनीतिक एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक बहुत ही गंभीर वॉर गेम है जो ये दिखाता है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में टकराते हैं तो हालात कितने कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये तीनों देश आज के दौर में आज की टेक्नोलॉजी के साथ एक दूसरे से भिड़ते हैं तो ये युद्ध असल में दिखेगा कैसा, रणनीति क्या होगी और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये वॉर गेमिंग सिनेरियो और दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की रिसर्च पर आधारित है जो हमें इस तरह के टकराव की एक मुमकिन तस्वीर को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस काल्पनिक लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कागज पर दोनों पक्षों की बुनियादी सोच क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि दोनों देशों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर पावर वाला ईरान एक ऐसा खतरा है जिसके साथ वो जी नहीं सकता। उसे लगता है कि ये उसके वजूद के लिए ही खतरा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रैटेजी है सीधी लड़ाई से बचना। वो अपने सहयोगी गुटों, जिन्हें वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, उनका इस्तेमाल करके इजराइल को उलझाए रखना चाहता है ताकि जंग उसकी अपनी जमीन तक कभी ना पहुंचे। तो इस सिनेरियो में लड़ाई का पहला फेज शुरू होता है एक बड़ी ही आक्रामक स्ट्रैटेजी से, जिसे कहते हैं द ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। सोचिए कि ईरान एक ऑक्टोपस का सिर है और उसके जो प्रॉक्सी हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या गाजा में हमास, वो उसके हाथ पैर हैं जो इजराइल को चारों तरफ से जकड़ रहे हैं। तो सालों तक सिर्फ इन हाथ पैर से लड़ने के बाद इजरायली स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव आता है। अब सिर्फ टेंटिकल्स पर नहीं, बल्कि सीधे सिर पर हमला करो, मतलब सीधे ईरान पर, ताकि प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो। और फिर चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगती हैं। सिनारियो के मुताबिक 2024 में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी लीडर्स को एक एक कर खत्म करना शुरू करता है। जवाब में ईरान सीधे इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है। इसके बाद 2025 आते आते इजराइल और फिर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शुरू कर देते हैं। हर एक कदम युद्ध को और करीब ला रहा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान तक ही सीमित नहीं थी। एक और मोर्चा खुला हुआ था जो शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी था, और वो था साइबर स्पेस। फिजिकल हमलों के साथ साथ एक डिजिटल जंग भी पूरे जोरों पर थी। दोनों ही तरफ से साइबर हमलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग अलग थे। इजराइल ने ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश की, बैंकों पर, क्रिप्टो एक्सचेंज पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया। सरकारी वेबसाइटें हैक करना, हजारों सीसीटीवी कैमरे हाईजैक करके अपना प्रोपेगेंडा फैलाना और छोटे मोटे हमले करके अपनी ताकत दिखाना। और इसके बाद आता है फेज 2, एक ऐसा कदम जिसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, मतलब सीधे नेतृत्व को ही खत्म कर देना। एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तारीख है 28 फरवरी 2026। इस काल्पनिक सिनेरियो में ये वो दिन है जब जंग एक भयानक, बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। ये इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक जॉइंट यूएस इजरायली ऑपरेशन में ईरान का लगभग पूरा का पूरा टॉप लीडरशिप खत्म कर दिया जाता है। सुप्रीम लीडर अली खामेनी से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ तक। मतलब सोचिए, एक ही झटके में पूरा देश नेतृत्वहीन हो गया। लेकिन अपने लीडर्स को खोने के बाद ईरान टूटता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा जबरदस्त पलटवार करता है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और ये पलटवार बहुत ही विनाशकारी था। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही मिसाइलें नहीं दागी, उसने उन सभी खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैनिक अड्डे थे, जैसे यूएई और कतर। सैकड़ों मिसाइलें। इस एक हमले ने पूरे के पूरे रीजन को जंग की आग में धकेल दिया। ईरान के इस जवाबी हमले के बाद जो हुआ, उसे एक क्षेत्रीय अग्निकांड कहना ही सही होगा। लड़ाई अब किसी एक देश की सीमा में बंधी नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। और यहां एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। ईरान का जो रेजिस्टेंस का एक्सिस है, मतलब उसके जो सहयोगी गुट हैं, वो सब एक साथ मिलकर जवाब नहीं देते। हिजबुल्लाह लेबनान से रॉकेट दागता है, इराकी मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हैं, लेकिन हमास और हुती सिर्फ जबानी समर्थन देते हैं, सीधी लड़ाई में नहीं कूदते।
ये दिखाता है कि ये जो एक्सिस है ये शायद उतना एकजुट नहीं है जितना लगता है। तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर शायद उन खाड़ी देशों पर हुआ जो अब तक न्यूट्रल बने रहना चाहते थे। ईरान के हमलों ने उन्हें ज़बरदस्ती इस जंग में खींच लिया और ये लड़ाई सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका की नहीं रही बल्कि एक रीजनल वॉर बन गई। यूएई के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर डॉक्टर अनवर गर्गश का ये जो बयान है ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं कि खाड़ी देश अब और चुप नहीं बैठ सकते थे। उनके लिए न्यूट्रल रहने की पॉलिसी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन उन पर मिसाइलें गिरी। और देखिए, जैसे ही ये लड़ाई रीजन में फैली, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखने लगा। जैसे ही कतर पर हमला हुआ और उसने अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का प्रोडक्शन रोका, यूरोप में गैस की कीमतें 50% तक बढ़ गईं। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की आग की तपिश पूरी दुनिया को महसूस होती है। तो इस पूरे काल्पनिक सिनारियो से हमें आने वाले वक्त की लड़ाइयों के बारे में क्या सीखने को मिलता है? इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि आने वाली लड़ाइयाँ हाइब्रिड होंगे, मतलब साइबर हमले और ज़मीनी हमले साथ साथ चलेंगे। दूसरी, प्रॉक्सी का इस्तेमाल ये पता लगाना बहुत मुश्किल कर देगा कि असल में हमला किया किसने। और सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि किसी भी बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में जो देश न्यूट्रल रहना चाहते हैं उनका बच पाना लगभग नामुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब लड़ाई का तरीका ही इतना बदल गया है, जब साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी गुटों का ज़माना है, और जब एक हमला पूरे रीजन को आग लगा सकता है, तो क्या पुराने नियम, पुरानी धमकियां ऐसी तबाही को रोकने के लिए काफ़ी हैं? या फिर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे रोकने का कोई तरीका हमें मालूम